आज का हमारा टॉपिक है सेल से केंद्रक के कार्य पर। पिछले वीडियो में हमने केंद्रक के संरचना के बारे में अध्ययन किया था और आज केंद्रक के कार्य पर चर्चा करेंगे। केंद्रक का पहला कार्य है यह कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं यह कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसी कारण इसे सेल ऑफ कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक केंद्र भी कहते हैं। नंबर 2, केंद्रक में गुणसूत्र मौजूद होते हैं। और यही गुणसूत्र क्रोमोसोम आनुवंशिकी गुणों के वाहक के रूप में कार्यरत होते हैं। आनुवंशिकी गुणों के वाहक में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, तीसरा कार्य, केंद्रक में केंद्रिका न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नाम की संरचना पाई जाती है और यही न्यूक्लियोलस केंद्रिका जो है राइबोसोम्स का निर्माण करती हैं। राइबोसोम का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, चौथा कार्य, सेल डिवीजन में इसका विशेष योगदान होता है केंद्रक का। जैसे एक कोशिका से 2 कोशिका का बनना और 2 से फिर 4 कोशिकाओं का बनना, इस तरीके से, यानी सेल डिवीजन में भी जो है केंद्रक का विशेष योगदान है। वापस ले रहा हूं, यह कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको कंट्रोलिंग सेंटर, सेल ऑफ कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं, कोशिका का नियंत्रक केंद्र। इसके अलावा केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। एक्चुअली पहले तो है प्रारंभिक अवस्था में जो है इसमें क्रोमेटिन पदार्थ होता है जो सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम में बदल जाता है और यही क्रोमोसोम जो है इस पर जीन लगे रहते हैं जो आनुवंशिक गुणों के वाहक में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक और इसी केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है और यही केंद्रिका राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है सेल डिवीजन में भी जो है केंद्रक का विशेष योगदान होता है। एक कोशिका से 2 कोशिका और 2 से 4 कोशिकाएं, अर्थात किसी भी नवीन कोशिका का निर्माण जो होता है वो पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है, अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्चोव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
difference between plant and animal cell. पादप कोशिका व जंतु कोशिका के मध्य अंतर। यहां ले लेते हैं प्लांट सेल, पादप कोशिका, और यहां ले लेते हैं एनिमल सेल, जंतु कोशिका। सबसे पहले पादप और जंतु कोशिका के मध्य अंतर पढ़ने से पहले हम इसके डायग्राम पर चर्चा करेंगे। तो डायग्राम मैं बना रहा हूं। सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति, सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती हैं। भीतर की तरफ मिडल लेमिला मध्य पटलिका पाई जाती हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। ये मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, और इसी मध्य पटलिका के भीतर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती हैं। इस तरीके से यह है कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। यह है रिक्तिका, राजधानी भी बोलते हैं इसे। और इसी रिक्तिका का जो बाहर का आवरण होता है टोनोप्लास्ट कहलाता है। एकल झिल्लीनुमा कोशिकाएं ये टोनोप्लास्ट कहलाता है। रिक्तिका आकार में बड़ी होती है। अंदर की तरफ जो है कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म होता है और ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है दो भागों में बटा होता है। एक तो कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक। तो सबसे पहले अपन केंद्रक के बारे में बता देते हैं। केंद्रक यहाँ पर बनाएंगे।
आकार में रिक्तिका ज़्यादा है बड़ी, तो केंद्रक जो है आकार में छोटा होगा, और यह दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग है। केंद्रक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये केंद्रक दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली जो होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको केंद्रक सरंध्र कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म का ही भाग है, पूरा ध्यान रखना, केंद्रक वाला जीवद्रव्य का ही है। और इसके दूसरा भाग है प्रोटोप्लाज्म का, वो है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को अपन यहां पर बनाएंगे। पूरे भाग के अंदर कोशिका द्रव्य है। और इसी कोशिका द्रव्य में कई सारे कोशिका के अंग, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं। ये केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको लिख लेते हैं। केंद्रक द्रव्य। और इसके अलावा ये जो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। केंद्रक से केंद्रक के बाहरी झिल्ली पर SER और RER, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जुड़ी रहती हैं। चिकनी है, इसका मतलब उसके ऊपर राइबोसोम्स के कण लगे हुए नहीं हैं, और यह वसा का संश्लेषण करती है। और खुरदरी जो होती है उस पर राइबोसोम के कण लगने के कारण क्या आ जाती है, उसकी सतह खुरदरी हो जाती है। ये इस तरीके से इसकी सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, और इन्हीं राइबोसोम के कण के कारण ये राइबोसोम कण, और ये होती है SER, और ये है RER। RER जो है वो राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करती है। RER खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया है। ध्यान रखना, पादप कोशिका है तो इसमें हरित लवक एक विशेष जो है कोशिकांग पाया जाता है, जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध है। सिम्पर ने उसकी खोज की थी, तो यहाँ पर अपन हरित लवक बना देते हैं। हरित लवक जो है दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग है, और इस तरीके से इसमें थाइलेकोइड्स के बंडल पाए जाते हैं। वैसे हरित लवक वाला पूरा चैप्टर, हरित लवक का एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। स्ट्रोमा और गिरना वाला पोर्शन होता है इसमें, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया भी संपन्न होती है। ये है हरित लवक।
हरित लवक। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। यहां पर गोल्जी बॉडी बना देते हैं अपन। ये है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। उल्लू की तंत्रिका कोशिका से इसकी खोज की गई थी। और इसके बाद में लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं इसमें। इसमें तारकाएं जो होती है नहीं पाई जाती। तारकाएं कुछ विशेष सेल और जो होती है जैसे शैवालों की और कवकों की, उनको छोड़कर। लाइसोसोम्स राइबोसोम्स से थोड़े बड़े कण हैं। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग्स कहते हैं इन्हें, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। इसके अलावा राइबोसोम्स के कुछ कण जो हैं कोशिका द्रव्य में भी बिखरे रहते हैं। ये है पादप कोशिका। स्पेरोसोम्स भी होते हैं, पैरोक्सिसोम्स भी होते हैं, और भी कई सारे इसमें कोशिकांग हैं जो ये है पादप कोशिका। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका है तो सीधी सी बात है, कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका तो होती नहीं है। बाहर की तरफ सीधी जो होती है वो क्या होती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसी कारण इनका शरीर जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इस तरीके से बनाना है। ये जो है संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, माइक्रोविली सूक्ष्मांकुर होते हैं। सूक्ष्मांकुर। और बाहर की तरफ जो पाई जाती है वो कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्रक जो होता है वो रिक्तिका जो होती है वो छोटी होती है आकार में, या कभी कभी अनुपस्थित भी होती है, या संख्या में ज़्यादा भी होती है, तो होती छोटी है इसलिए वो परिधि पर चली जाती है। और केंद्रक जो होता है आकार में बड़ा होता है इसलिए बीच में रहता है। इस तरीके से। और अंदर की तरफ जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य,
ये कोशिका द्रव्य है, पूरी सेल के अंदर स्थित है। इस तरीके से और यहाँ से जो है अंतःप्रदिवी जालिका जुड़ी रहती हैं। चिकनी व खुरदरी। इस तरीके से यहाँ पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं और राइबोसोम्स के कण है, इसलिए ये है वही खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका। कण और यही जो होती हैं RER होती हैं। इसके बाद में ये जो है SER हैं, चिकनी अंतःप्रदिवी जालिका हैं, ये खुरदरी हैं। अंदर की तरफ जो हैं कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य। और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर संरचना पाई जाती है गोल केंद्रिका। केंद्रिका और ये है केंद्रक। इसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, केंद्रिका पाई जाती हैं और क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है यहाँ पर भी। क्रोमेटिन पदार्थ यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हरितलवक नहीं पाया जाता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली से परिबद्ध है। यहाँ पर भी दोहरी झिल्ली से परिबद्ध है वो। इसके अलावा इसमें गोल्जी बॉडी रिक्तिका भी पाई जाती है, छोटी सी। रिक्तिका और ठीक है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी भी पाए जाते हैं इसमें। ये
गोल्जी काय। तो ये है मुख्य इसके अलावा इसमें लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम और राइबोसोम्स के कण भी होते हैं छोटे छोटे। राइबोसोम कण। नेक्स्ट है, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। सबसे पहला अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और यही कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से निर्मित है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये इसका पहला अंतर है। दूसरा, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और यही हरित लवक, इसी हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाने के कारण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भूमिका अदा करता है, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। साथ में आपको बता दूं, पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका मतलब यह एक स्वपोषी कोशिका है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है और हम ये कहेंगे यह एक परपोषी या विषमपोषी कोशिका है। तो ये इसका दूसरा अंतर है। नेक्स्ट है तीसरा अंतर। तीसरे अंतर की अगर बात करें, पादप कोशिका में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि इसमें रिक्तिका जो होती है आकार में बड़ी होती है, केंद्रक जो होता है छोटा होता है और वो परिधि पर चला जाता है इसकी तुलना में। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रक जो होता है, रिक्तिका जो होती है वो छोटी होती है और या कभी कभी अनुपस्थित भी होती है, परंतु केंद्रक जो होता है आकार में बड़ा और मध्य में स्थित होता है। नेक्स्ट है, यहाँ केंद्रक बड़ा होता है, मध्य में स्थित है। पादप कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो होता है स्टार्च या मंड के रूप में रहता है, जबकि इसमें संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन व वसा के रूप में एकत्रित रहता है। ग्लाइकोजन व वसा के रूप में एकत्रित रहता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च या मंड के रूप में, जबकि इसमें संचित भोज्य पदार्थ जो होता है जंतुओं में वो ग्लाइकोजन व वसा के रूप में एकत्रित होता है। पादप कोशिका में नेक्स्ट है, पादप कोशिका में तारककाय जो होता है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कुछ इसकी कोशिकाएं, जैसे कुछ कोशिकाओं की अगर बात करें, जैसे शैवाल है, कवक है, उनको छोड़कर, परंतु जंतु कोशिका में देखा जाए तो तारककाय पाया जाता है और यही तारककाय कोशिका विभाजन के समय दो तारक केंद्रकों में विभक्त हो जाता है और इन्हीं तारक केंद्रकों से आगे तारक किरणें सहित तरकु तंतु बनते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को लेकर। ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं